आज से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं नेशनल मूवमेंट 1885 से लेकर के 1947 तक का। तो इस कड़ी में सबसे पहले है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत आर्थिक दृष्टि से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र था, किंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना और उनकी आर्थिक नीतियों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। परिणामतः आर्थिक बदहाली के कारण भारत की जनता में भयंकर असंतोष पनपा, जो समय समय पर विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से दिखने लगा। हालांकि अभी तक जो भी आंदोलन हुए उनमें राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग नगण्य ही थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ इस अंतराल को पाटने की शुरुआत की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन संगठित रूप से विदेशी शासन से भारत की मुक्ति का संघर्ष प्रारंभ हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए। यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। तो हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि ए.ओ. ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई। इसे आप समझे, ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में इसकी स्थापना की गई। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। बंबई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता वकील एवं पत्रकार थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी, जो कि अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें सर्वाधिक सदस्य बंबई प्रांत से 38 सदस्य थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। इसके प्रमुख सदस्यों में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रोमेश चंद्र दत्त आदि। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। सर सैयद अहमद खान ऐसे व्यक्ति थे जिनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी भी संबंध उनसे नहीं रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध सर सैयद अहमद खान का नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए। अब हम लोग देख लेते हैं नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। गौरतलब है कि स्थापना के समय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन एवं सामाजिक मुद्दों से जुड़ी थी, इसलिए इसके प्रथम सम्मेलन में गोविंद रानाडे और आर रघुनाथ राव ने सामाजिक सुधारों के मुद्दे पर कांग्रेस को संबोधित किया। परंतु कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के दौरान यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस का मंच केवल राजनीतिक संघर्षों हेतु ही प्रयोग किया जाए और सामाजिक मुद्दों हेतु एक अलग से संघ बनाया जाए। इसी संदर्भ में रानाडे और रघुनाथ राय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधारों से संबंधित प्रकोष्ठ था। इसका पहला सत्र दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में बहुविवाह, कुलीनवाद, बाल विवाह का विरोध किया गया। इसके द्वारा बाल विवाह के विरोध में प्लेज मूवमेंट चलाया गया। तो ये था। अब है एक इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, एक क्या था, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और है इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी। सर विलियम वेडरबर्न ने 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया ताकि भारत की राजनीतिक सुधारों की मांग हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आवाज़ उठाई जा सके। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर
1893 में ही सर बेडरवर्न ने WSCAN के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की। सर बेडरवर्न एक सेवानिवृत्त अंग्रेज नौकरशाह थे तथा कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल थे। वे 1889 में बम्बई तथा 1910 में इलाहाबाद के 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। याद रखें, 1889 में एक बार रहे थे और दूसरा इलाहाबाद में 1910 में हुआ था, उसमें रहे थे। तो इस प्रकार से बेडरवर्न जो है वो 2 बार कांग्रेस के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। आगे है कि भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत में होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु 1895 में लॉर्ड वेल्बी की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन गठित किया गया। याद रखें, 1895 में लॉर्ड वेल्बी की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन गठित किया गया, जिसे वेल्बी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व दादा भाई नौरोजी, सर बेडरवर्न और WSCAN ने किया। देश की अर्थव्यवस्था के संरक्षक एवं प्रहरी के रूप में 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले एवं दिनसौ वाचा ने आयोग के समक्ष औपनिवेशिक सरकार के आर्थिक शोषण व धन के निकासी के परिप्रेक्ष्य में अपने पक्ष रखे। तो अब हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के संबंधित विवाद, मत और सिद्धांत। ठीक है, विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे भारतीय जन में पनपते असंतोष व विद्रोह की भावना को नियंत्रित किया जा सके। उनका मानना है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन, जो वायसराय थे 1884 से लेकर 1888 तक, तो इनके परामर्श पर ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। ठीक है, कुछ लोग सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत मानते हैं, तो सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के मतानुसार डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की 1857 की जो क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपा असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न कर सके और असंतोष के इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व से बाहर निकाला जा सके। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में किया था। तो याद रखें, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय और यंग इंडिया में इसे प्रकाशित करके इस सिद्धांत को जन्म दिया, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट की संभावना है जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर था। कोई यह नहीं कह सकता है कि कांग्रेस अपने उस आदर्श यानी अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा के प्रति ईमानदार नहीं रही थी, यह कोई नहीं कह सकता था। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में अंग्रेज के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, तो याद रखें, कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम का तड़ित चालक के रूप में ये प्रयोग किया था। किसका? ये A.O. ह्यूम का। कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणी, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी टिप्पणियां हैं जो कांग्रेस के लिए हुई थी। तो सबसे पहला, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अश्विनी कुमार दत्त बोलते हैं कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। डफरिन कहते हैं कि वह जनता की उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। करजन कहा करते थे कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें इसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे वक्तव्य थे, टिप्पणियां थी जो कांग्रेस के लिए दी गई थी। ठीक है, और अधिकांश में देखें इसकी आलोचना ही हुई थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को देखते हैं। यह प्रथम चरण कौन सा है? तो सन 1885 से लेकर 1900 के बीच का है। तो 1885 से लेकर ये 1905 के बीच का जो चरण है राष्ट्रीय आंदोलन का, यह उदारवादी चरण कहलाता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा। शुरुआत में इस संगठन का प्रभाव सिर्फ शहरी भारतीय शिक्षित भारतीयों तक था। इसी दौर में कांग्रेसी नेताओं को उदारवादी अथवा नरमपंथी इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय विनय, प्रतिवेदनों, भाषणों तथा लेखों आदि माध्यमों से ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपनी जो मांगे होती थी उसको प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। इस काल में कांग्रेस पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों, जिसमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार आदि शामिल थे। इस समय कांग्रेस भारत की आम जनता, जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं आदि शामिल थे, की आवाज़ नहीं बन पाई। ये उदारवादी चरण की बात हो रही है। नरमपंथी तथा उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजा मेहता, मदन मोहन मालवीय, डब्ल्यू बनर्जी, ये सभी प्रमुख नेता थे। और इनकी कार्य प्रणाली क्या थी, इसे देखते हैं उदारवादियों की। तो मेथोडोलॉजी ऑफ ये मॉडरेट जो थे उदारवादी, ये इनकी कार्य प्रणाली की थी, काम कैसे करते थे। तो उदारवादी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करते थे। इन प्रस्तावों से जनता को परिचित करवाने हेतु उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता था। उदारवादी अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों से परिचित करवाते थे। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगें पूरी करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। याद रखें, 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और कहाँ पर? तो ब्रिटेन में। ठीक है, अब है कि 1892 में कि उसके जो भारतीय परिषद अधिनियम पारित होना उदारवादी नेताओं के मांग का एक परिणाम था। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीयों का राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र पहले से थोड़ा ज़्यादा विस्तृत हो गया। उदारवादियों की मांग पर सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेल्बी आयोग का गठन किया। ये याद रखेंगे, ये वेल्बी आयोग। ठीक है, वेल्बी आयोग का गठन किया गया था। ये किस लिए किया गया था? कि सरकार द्वारा जो भारतीय व्यय हो रही है उसकी समीक्षा के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा, जिसमें प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे आप देख लें कि प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, 1886 में इसकी अध्यक्षता की कांग्रेस की। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले 1888 में अध्यक्षता की। तो ये सभी थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी। इसका सचिव विलियम डिग्बी था। इसी संस्था ने लंदन में भारतीय मसलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए 1890 में इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसे याद रखें, इंडिया नामक पत्रिका की शुरुआत की। ठीक है, और किसने की? तो ये विलियम डिग्बी। कांग्रेस समय समय पर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को परिचित करवाने हेतु शिष्टमंडल भी इंग्लैंड भेजती थी। ठीक है, आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत, राणा डे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा आरसी दत्त द्वारा लिखी गई भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखें, भारत का आर्थिक इतिहास, सबसे पहला भारत का जो आर्थिक इतिहास लिखा गया इन्होंने लिखा, आरसी दत्त ने लिखा। तो ये सभी सिद्धांत जो चल रहे थे वो इसी उदारवादी चरण में चल रहे थे। उदारवादी की मांगे क्या थी, इसे आप देखें। प्रशासनिक व राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा में भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार करना तथा जो चुने हुए सदस्य की सहभागिता की मांग की जा रही थी। न्यायिक अधिकारियों को कार्यकारी अधिकारियों से अलग किया जाए, ये चल रहा था। और हम लोगों ने कांग्रेस पूर्व के जो संगठन थे
उनकी जो मांगे थी वो लगभग इसी से कुछ मिलती जुलती थी। आप ध्यान से देखें, राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा तकनीकी व उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग, सिंचाई योजना और कृषि बैंकों की स्थापना की मांग की जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया। ठीक है, और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग की। तो ये सभी क्या थे, ये सभी उदारवादियों की मांगे थी। ठीक है, अब उदारवादियों की सीमाएं क्या थी, लिमिटेशंस ऑफ मॉडरेट क्या था। तो अनेक इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उदारवादी युग का कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। इस काल में कांग्रेस आम जनता की संस्था नहीं बन पाई थी और उसका प्रभाव भी क्या था, सीमित था। ये अनेक इतिहासकार मानते हैं। क्या था कि उदारवादी नेताओं में परस्पर दो विरोधी भावनाएं विद्यमान थी। प्रथम देशभक्ति, दूसरा राजभक्ति। इसे कोट कर ले, उसे देख ले। प्रथम क्या था कि देशभक्ति और दूसरा राजभक्ति। उनकी देशभक्ति एवं राजभक्ति का मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक रह गई, उनके साधन भी प्रभावशाली न थे, अतः वे अपने उद्देश्य में विफल रहे। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अगाध आस्था रखते थे एवं उनके शासन को भारत के लिए हितकर मानते थे। वे भूल गए थे कि अंग्रेज अपने राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता देते हैं। भूल गए थे कहें या उनको पता नहीं था, या हम ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि उनको लग रहा था, एक उदारवादियों को लग रहा था कि शायद ऐसा करके, मतलब उस समय की बात है, आज हम लोग आलोचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ तब अभी भी इतिहासकार जो है इसकी आलोचना करते हैं। और इतिहास के संदर्भ में ये जरूरी भी है कि हम चीज़ों को तथ्यपूर्ण ढंग से देखें। तो इसमें क्या था कि प्रार्थना याचना के बाद भी इस उदारवादियों की मांगों पर सरकार जो है कोई ध्यान नहीं दिया। संभवतः गोखले को छोड़कर कांग्रेस के नरम नेताओं ने में स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने और आपत्तियां सहन करने का कोई तैयार नहीं था। देख लिए, लेकिन इसमें नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले इनका नाम आता है। इनको ये जो है वो टकराए, ठीक है, उदारवादी होते हुए भी ये टकराए। इस प्रकार उदारवादी अपनी रणनीति में विफल रहे। वास्तविकता तो यह थी कि अंग्रेज दबाव और शक्ति की भाषा समझते थे, प्रार्थना की नहीं। उदारवादी परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति में परिवर्तन नहीं कर सके, जिस कारण युवा पीढ़ी का समर्थन न मिलने के कारण कांग्रेस का यह दौर अधिक सफल नहीं रहा। और नोट में दिया है, इसे देख ले कि वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। अब जरा सोचे, एक तरफ जहां कांग्रेस के जो नेता थे वो लोग जो क्या बोलते हैं ब्रिटिश हुकूमत के प्रति कितनी प्रतिबद्ध थी, लेकिन एक दूसरे तरफ वायसराय लॉर्ड डफरिन क्या कहते थे कि यह राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। तो इस प्रकार से कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं प्राप्त हुई। अब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण देखते हैं। और द्वितीय चरण कहाँ से प्रारंभ होता है, 1905 से लेकर के 1919 तक। तो इसमें हम लोग देखें कि उग्रवादी चरण जो है 1905 से लेकर 1919 कहा जाता है, ठीक है, उग्रवादी चरण। और उग्रवादी चरण पनपा कहाँ से, तो उदारवादी से ही पनपा। जो अंदर में जो असंतोष की भावना धीरे धीरे पनप रही थी वह जाकर के यहाँ पर प्रस्फुटित होती है, जबकि बंगाल विभाजन होता है। यहाँ देखें कि उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय नीति के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ हासिल नहीं हुआ तो कांग्रेस के भीतर एक नया गुट जो प्रारंभ से ही उदारवादियों की नीति का आलोचक था उभर कर सामने आया। इस गुट को गरम दल के नाम से जाना जाने लगा। 1905-06 तक कांग्रेस के भीतर इस गुट का स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा। कांग्रेस के उग्रवादी अथवा अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में लाल बाल पाल थे और एक थे अरविंद घोष। लाल बाल पाल मतलब लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल थे। और अरविंद घोष ये सभी प्रमुख नेता थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य बनाया था। तो उग्रवाद के कारण क्या थे, तो अंग्रेज द्वारा कांग्रेस के अनुनय विनय एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया तथा वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इनका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सरकार द्वारा
जनता को भड़काने वाली नीतियाँ जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में, इसे याद रखें कि सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियाँ भी इसमें आई। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904 में, बंगाल विभाजन 1905 में। ये सभी घटनाएं थे जो जनता को भड़काने वाली नीतियां थी। ये सभी विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रभाव था। तात्कालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी प्रभाव देखा गया, जैसे कि इटली का इथियोपिया द्वारा पराजित होना। यह 1895-96 की जो घटना थी कि इथियोपिया ने इटली को पराजित कर दिया था। जापान द्वारा रूस को पराजित करना 1904-05 में, ठीक है। इसके अलावा आयरलैंड, चीन, तुर्की आदि में होने वाले जनवादी आंदोलन, यह इसके प्रेरणा स्रोत रहे। इससे भारतीय युवाओं के मन में बैठी यूरोपीय अपराजयता का जो मिथक है वो टूट गया। मतलब हमेशा पहले मानते थे कि इनको हराया नहीं जा सकता है, इनको देश से भगाया नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये सभी जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी, एक तो असंतोष पैदा हुआ विभिन्न प्रकार की नीतियों के कारण, अंग्रेजों की जो विभिन्न प्रकार की नीतियाँ थी इसके कारण असंतोष पैदा हुआ, और इस असंतोष को बल मिल गया कि इटली का इथियोपिया द्वारा पराजित होना, जापान जीत गया, ठीक है, रूस से, और आयरलैंड, चीन, तुर्की सब में जनवादी आंदोलन चल रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय युवाओं के मन में जो वह मिथक बैठा हुआ था वो ख़त्म हो गया। 1896 से 99 के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार यानी कि 1903 में, याद रखें दूसरा दिल्ली दरबार लगा था 1903 में, का आयोजन हुआ, जिसमें भारी व्यय किया गया, भारी खर्च किया गया। जबकि एक तरफ अकाल था और दूसरी तरफ भारी खर्च किया गया। फिर देखते हैं हम लोग कहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ये कारण क्या था, उग्रवाद कैसे पनपा। तो तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर लंबे कारावास के लिए सजा दिया जाना, यह भी उग्रवाद के बढ़ने का कारण था। इन सब घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं बल्कि संघर्ष से प्राप्त होता है। भारतीय क्रांतिकारियों का संवैधानिक आंदोलन से विश्वास उठ गया, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का यह मार्ग उग्र राष्ट्रवाद कहा गया। अब हम इसके विचारधारा और कार्यप्रणाली को देखते हैं। तो उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे। इनका विश्वास था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं होगी, ठीक है। इसी क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी अपनाने पर बल दिया, तो साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया गया। उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव, याद रखें गणपति महोत्सव कब से मनाया गया, 1893 में। उसकी शुरुआत किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, और इन्होंने ही 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करवाई। तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो इससे अब पूछा जा सकता है कि किसने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, तो तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है। उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई और इस क्रम में असहयोग, धरना प्रदर्शन, अन्यायपूर्ण कानूनों को उल्लंघन की बात की। उग्रवादी प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं रखते थे, अतः ऐसा करने वाली उदारवादी राजनीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी, ठीक है। उन्होंने कौन सी संज्ञा दी, उदारवादियों के लिए राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। दरअसल उग्रवादी नवीन राजनीतिक साधनों जैसे हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन आदि जन आधारित कार्यक्रमों के प्रयोग पर बल दे रहे थे। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत सर गुरुदास बनर्जी, याद रखेंगे कि सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। इसी समय पंजाब का डीएवी आंदोलन भी तेजी से फैला। उग्रवादियों ने ग्राम सफाई, प्रतिबंधक पुलिस कार्य, मेलों का आयोजन आदि कार्य किए व विभिन्न सहकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, गुप्त संगठन आदि स्थापित किए। और चूंकि इनकी भी कुछ सीमाएं थी तो इसे देख लेते हैं कि उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया। ये एक लिमिटेशन थी, जिससे क्या हुआ कि जैसे तिलक ने शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव की बात की, इससे क्या हुआ कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको लगा कि यह केवल हिंदुओं का आंदोलन है
और उससे किनारा करना शुरू कर दिए। यानी कि एक गुट पैदा हो गया जो कि धार्मिक रूप से अलग होना चाहते थे। उदारवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष से 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ और ब्रिटिश सरकार को आंदोलन के दमन का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन एवं अन्य गतिविधियां। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल जो है 1899 से लेकर 1905 भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। इसे याद रखें कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु यह लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। 1899 से लेकर के 1905 तक की बात हो रही है। इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक विवादित कार्य बंगाल विभाजन रहा, जो राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रच्छन्न प्रहार था। ठीक है, तात्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। वास्तविक रूप में बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। ठीक है, यह विभाजन क्या था कि धार्मिक आधार पर किया गया था। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। ठीक है, बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना तथा मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहते थे। 19 जुलाई 1905, कुछ स्रोतों में 20 जुलाई दिया गया है, 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। याद रखें 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 के कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। ठीक है, और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। पूरा बंगाल पूर्वी और पश्चिम बंगाल में बट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव व ढाका आदि सम्मिलित थे तथा दूसरा जो भाग था वो पश्चिमी बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे। कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत की राजधानी बनाया। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसे याद रखें, 16 अक्टूबर 1905 में शोक दिवस के रूप में समूचे बंगाल में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम गाए और अन्य देशभक्ति गीत गाए। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर भाईचारे के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को रंग बिरंगी राखियां बांधी गई। रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने अंधरण, चूल्हा न जलाने जाने का आह्वान किया। रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी, याद रखें, रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने अनर्धन यानी कि चूल्हा नहीं जलाया जाना का आह्वान किया। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। कांग्रेस ने 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। ये याद रखेंगे कि जिस समय बंगाल विभाजन हुआ उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। इसे आप देखें इस प्रकार से, ये था ये पश्चिमी बंगाल था और ये पूरा था पूर्वी बंगाल। ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर दिया। ये हिंदू बहुल क्षेत्र था और ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इस प्रकार से इन्होंने आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास किया। अब हम लोग देखते हैं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई, पी आनंद चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा आदि ने किया। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा।